Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF and आप सब कैसे हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज है मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 9। इससे पहले की सीरीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से भी पूरी सीरीज़ चेक कर सकते हैं। And I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University Maharashtra and I had qualified both NET and SRF। भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। To increase in daily recommended allowance by ICMR of protein in pregnancy is, जो प्रेगनेंसी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ करती है, तो कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ ICMR के द्वारा बताया गया है तो वो बताना है। नॉर्मली लाइक अगर वेट है 50 kg तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 50 ग्राम, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मीन्स जितना 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट बताया गया है। बट प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो कितनी बढ़ती है वो बताना है। तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है वो है 15 ग्राम। 15 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTST मेथड ऑफ पॉस्चराइजेशन मिल्क इज़ हीटेड एट। HTST मीन्स हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में जो मिल्क को जो हीट करते हैं तो उसकी हीटिंग का कितना टेम्परेचर होता है। ये एक पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है मिल्क को पॉस्चराइज हीट किया जाता है। इसके बाद ये हीटिंग प्रोसेस होने के बाद रैपिड कूलिंग करते हैं। जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड है इसमें मिल्क को हीट करने के बाद जैसे ही मिल्क हीट होता है उसके तुरंत बाद इसकी रैपिड कूलिंग प्रोसेस करते हैं, जिसको बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सिल्क इज, ऐसा कौन सा ये फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। सो जो करेक्ट आंसर है वो रेयॉन है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। देन आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर फाइबर आइडेंटिफिकेशन। फाइबर की आइडेंटिफिकेशन मीन्स अगर बहुत सारे फाइबर्स दिए हुए हैं तो उनमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फाइबर वूल का है, कौन सा सिल्क है, कौन सा कॉटन है। एंड ये सब फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट क्या है, कौन सी बेस्ट टेक्निक है जिससे फाइबर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अच्छी तरीके से। द ऑप्शंस आर माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, हीटिंग टेस्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उनमें फाइबर को मतलब रखा जाता है कि उसके बाद जो उनका रिजल्ट आता है कि वो केमिकल में सॉल्युबल है, नहीं सॉल्युबल हैं, थोड़े सॉल्युबल हैं या फिर कलर चेंज हो रहा है, क्या है। तो ये सब जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे पता चलता है कि कौन सा फाइबर है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर बनाए जाएंगे तो वो स्मूथ होते हैं और उनकी जो क्योंकि आर्टिफिशियल ही हैं तो उनकी टेक्निक मोस्टली ऑलमोस्ट जो टेक्निक है उनकी फाइबर फॉर्मेशन की वो सिमिलर होती है। तो उनके जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट आएंगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं। और जैसे सिल्क हो गया, रेयॉन हो गया, इनका जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। देन आता है बर्निंग टेस्ट। ठीक है, अगर किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं लाइक जो प्रोटीन फाइबर्स हैं लाइक सिल्क हो गया, वूल हो गया, तो इनको बर्न करने पे सेम रिजल्ट मिलेगा क्योंकि दोनों में प्रोटीन अवेलेबल है। देन उसके बाद आता है कॉटन। कॉटन में जितने भी सेलुलोजिक फाइबर जो भी होंगे, जैसे कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, जितने भी सेलुलोजिक हैं उनको बर्न करेंगे तो उनको बर्न करने पे जो सेलुलोज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आएंगी कि हाँ ये सेलुलोज है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आएंगी। जब जो सेलुलोजिक फाइबर है उनको जब बर्न करते हैं तो ऐसा लगता है कहीं कागज़ जल रहा है, क्योंकि कागज़ भी जो है हमारा ये पेपर जो है ये भी सेलुलोज का बना होता है। तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। और जो प्रोटीन फाइबर है उनकी सबकी बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा होगा, जो भी सेलुलोजिक फाइबर है उनकी भी बर्निंग कैरेक्टर एक जैसा होगा। तो यहाँ से भी फाइबर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो सॉल्युबिलिटी टेस्ट है इसको बेस्ट माना गया है फाइबर आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो द नेक्स्ट इज टेनासिटी ऑफ फाइबर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू। टेनासिटी मीन्स जो स्ट्रेंथ है फाइबर की उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो लेंथ ऑफ द पॉलीमर, जो पॉलीमर होते हैं बहुत सारे ऐसे सिंगल मोनोमर्स को मिला के बनते हैं, इनको बोलते हैं पॉलीमर। जब एक
जो सिंगल यूनिट होता है, अगर ये सिंगल यूनिट है तो उसको बोलेंगे मोनोमर। ये बहुत सारे यूनिट जब एक साथ मिले होंगे तो इनको बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर की लेंथ, अगर लेंथ ज़्यादा है तो वो इजीली ब्रेक होंगे, लेंथ कम है तो इजीली ब्रेक नहीं होंगे, तो इसकी लेंथ। देन पॉलीमर ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेंथ। ओरिएंटेशन में देखो क्रिस्टलाइन ओरिएंटेशन होता है, एक अमॉर्फस ओरिएंटेशन होता है। तो जो क्रिस्टलाइन ओरिएंटेशन होगा उसमें ऐसे सब बिल्कुल सीक्वेंस से बहुत अच्छे से पास पास सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो अरेंज होंगे, उसको बोलते हैं पॉलीमर, ये क्रिस्टलाइन ओरिएंटेशन। अब ऐसे दूर दूर ऐसे ऐसे टाइप का अरेंजमेंट है तो उसको बोलते हैं अमॉर्फस। ठीक है, तो एक तो उनका ये जो ओरिएंटेशन है ये भी अफेक्ट करता है कि स्ट्रेंथ कैसी होगी। देन आता है इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो इनके बीच में यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, और इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और स्पेस भी कम है, इसलिए जो इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी अफेक्ट करता है टेनासिटी मीन्स स्ट्रेंथ। तो ऑल द ऑप्शंस आर एबव। देखो एक तो अगर लेंथ इनकी ज़्यादा होगी तो इजीली ब्रेकेबल होंगे, यहाँ पे क्रिस्टलाइन ओरिएंटेशन होगा तो जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो अच्छी होगी। अब इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी, क्योंकि अगर दो चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं उनका अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स उनकी जो आपस की जो जिससे जुड़े हैं जो फोर्स है अगर स्ट्रॉन्ग है तो उनको ब्रेक करना इजी नहीं होगा, मीन्स उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। विच फिलामेंट फाइबर आर लॉन्ग कंटिन्यूअस फॉर 1000 ऑफ मीटर। जो फिलामेंट फाइबर होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो लॉन्ग होते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो इसके जो ऑल द ऑप्शंस हैं ये राइट हैं, क्योंकि सिल्क तो नेचुरल फिलामेंट फाइबर है। देन उसके बाद ये नायलॉन एंड पॉलिएस्टर ये तो आर्टिफिशियल हैं, और जो आर्टिफिशियल जो फाइबर बनाए जाते हैं वो लॉन्ग कंटिन्यूअस फिलामेंट फॉर्म के टाइप मतलब फिलामेंट फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो ये ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट इज फीवर इज़ अ कंडीशन व्हेन। फीवर ऐसी क्या कंडीशन होती है जब हम टर्म कर सकते हैं कि हाँ बुखार है, फीवर है। देयर इज़ अ इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल। सही है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। देन देयर इज़ अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जब टेम्परेचर रेज कर रहा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी रेज करती हैं। देयर इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट एलिमिनेटेड। ये भी सही है कि हीट कितना प्रोड्यूस हो, अगर बैलेंस में रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर रेज करेगा ही नहीं। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा ही है, इसीलिए तो बॉडी का टेम्परेचर रेज कर रहा है। तो ऑल द ऑप्शंस आर, जितने भी ऑप्शन हैं सब करेक्ट हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है अबव नॉर्मल। BMI जो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाती हैं। जो हीट का बैलेंस होता है प्रोडक्शन और एलिमिनेशन का ये भी इंक्रीज़ कर जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमिनेंट पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन। पैराडिगम मीन्स मेन डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल क्या है। जो अगर डेवलपमेंट हो रहा है उसका मेन फोकस किस पे दिया जाता है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। जब डेवलपमेंट होता है तो इसका मेन फोकस दिया जाता है बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, देखो अभी टीवी पे भी देखो कोई पॉलिटिकल, अगर कोई पॉलिटिशियन को भी कोई अपना लेक्चर दे रहा है कुछ, तो वो बात करता है कि लोगों की ज़रूरतों के लिए ये डेवलपमेंट किया जाएगा, लोगों की ज़रूरतों के लिए ये स्कीम लाई जाएगी। तो बेसिक जो डेवलपमेंट होता है वो फोकस करता है ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स एन इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज एंड बॉडी इन जनरली रूप से अगर किसी का हाइट, वेट, साइज बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट का कौन सा वो क्या है, उसको क्या टर्म करेंगे, क्या टर्म देंगे। बोलते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये ग्रोथ है या डेवलपमेंट है। ऑप्शंस आर डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैचुरेशन, प्रोग्रेसिवनेस। जो चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं, लाइक हाइट बढ़ रही है इसको मेज़र कर सकते हैं, वेट बढ़ रहा है इसको मेज़र कर सकते हैं, साइज इंक्रीज़ हो रहा है इसको मेज़र कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उसको टर्म करते हैं ग्रोथ। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में लाइक सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी कि पर्सन जो है वो इमोशनली स्ट्रांग हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, तो ये इसको डेवलपमेंट नहीं, इसको मेज़र नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ।
मैच्योरेशन मीन्स मैच्योरिटी, कि पर्सन कितना समझ रहा है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, वो दूसरे की फीलिंग्स एंड थॉट्स को समझ रहा नहीं, ये है मैच्योरेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मॉइस्टन हीट or other food to add food's flavor and to prevent drying of the surface of meat is called. अगर मीट है तो ठीक है, अगर वो ड्राई हो रहा है तो उसको किसी अदर फ्लेवर, फूड फ्लेवर में उसको डिप करना, या किसी मॉइस्टन, जो ऐसा फूड जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा है उसके साथ कुक करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं बास्टे. उसके बाद फिर आता है ये जो और भी ऑप्शंस हैं इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रब इन क्या है, ठीक है, आउ ग्रेटिन क्या है, डेग्रेड क्या है, ये सारे ऑप्शन हैं. ठीक है, तो जो रब इन मीन्स इनकॉर्पोरेट करना फैट इन फ्लोर. लाइक जैसे जब बिस्किट बनाते हैं तो जो बिस्किट वाला फ्लोर है उसमें फ़ैट मिलाते हैं, क्योंकि जिससे वो बिस्किट जो है सॉफ्ट बने, इसको बोलते हैं रब इन. मीन्स फ्लोर में फ़ैट वगैरह मिलाना, लाइक इसको जनरली हिंदी में कहते हैं मोइन मिलाना, तो उसको कहते हैं रब इन. उसके बाद आता है आओ ग्रेटिन. आओ ग्रेटिन मीन्स ऐसी कोई डिश जिसको पहले सॉस में कवर करते हैं, उसके ऊपर पहले सॉस डालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फिर ब्रेड क्रम्स जो होते हैं उनको लगाते हैं, उसके बाद उसको कुक करते हैं अवन में, और कुक होने के बाद डायरेक्ट उसको ऐसे ही सर्व कर देते हैं, फिर उसके ऊपर से कोई सॉस वगैरह कुछ नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं आओ ग्रेटिन. उसके बाद आता है ड्रेज. ड्रेज मीन्स जो भी लाइक कोई भी डिश है या कुछ बना रहे हैं तो उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कवर करना, लाइक ड्राई जो ब्रेड क्रम्स हो गए या फिर ड्राई नट्स हो गए, नट्स पाउडर में, इन सब में लाइक जो ये होता है अपना लाइक कटलेट हो गया, कटलेट पे ड्राई क्रम्स वगैरह लगाते हैं, तो ये आता है ड्रेज में. डिज़ाइन इट डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. डिज़ाइन के जो ये फॉलोइंग ऑप्शन दिए हैं इसमें से किस टाइप में डिज़ाइन को डिवाइड किया जा सकता है या किस में क्लासीफाई किया जा सकता है. ऑप्शंस आर स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव, हार्ड एंड सॉफ्ट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ऑल जो ऑप्शंस आर रॉन्ग. तो जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव. डिज़ाइंस जो होती हैं वो स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव के फॉर्म में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. उसके बाद आता है हार्ड एंड सॉफ्ट. तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट तो टेक्सचर होता है ना, सरफेस, लाइक हम सरफेस को टच करके बताते हैं हार्ड है, सॉफ्ट है. देन आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तो लाइंस होती हैं कि वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन. तो जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव फॉर्म में डिज़ाइन को क्लासीफाई किया जाता है. कलर स्कीम इज़ कॉल्ड स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम व्हेन. कौन सी कलर स्कीम है उसको स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम कहेंगे. एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको वहाँ पे सारी PDF जो भी है, सारी PDF आपको चैनल पे अवेलेबल रहेंगी. ऑप्शंस आर रेड, ऑरेंज ब्राउन, गोल्ड येलो, ऑरेंज आर यूज्ड. देन लेमन येलो बैकग्राउंड ऑरेंज इज यूज्ड. ऑन येलो बैकग्राउंड ब्लू इज यूज्ड. ऑन येलो बैकग्राउंड रेड इज यूज्ड. तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑन येलो बैकग्राउंड ब्लू इज यूज्ड. इसको हम आगे देखते हैं कैसे. कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होता क्या है, लाइक ये कलर व्हील है, ये इसके जस्ट अपोजिट में होगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. अब स्प्लिट बोला है तो मीन्स जस्ट अपोजिट ना होके इसके पास वाले जो एनालॉग कलर होंगे वो यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट कलर स्कीम. तो ये जो इसके एनालॉगस डायरेक्टली अपोजिट कलर के जो एनालॉग होंगे उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्प्लिट स्कीम. देखते हैं आगे. ये है जैसे ये ब्लू कलर था, ठीक है, ये ब्लू था, ब्लू के जस्ट अपोजिट में था येलो, तो येलो ना यूज़ करके जो इसके एनालॉग कलर्स हैं इन कलर को यूज़ करना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट कलर स्कीम. ठीक है, हम आगे और भी सारी कलर स्कीम डिस्कस करते हैं. जैसे ये है वार्म कलर्स. जो वार्म कलर होते हैं मीन्स जो गर्म कलर होते हैं. देखो सन को जैसे हीट का एक सोर्स मानते हैं, सन को हीट का एक सिंबल मानते हैं. तो सन में क्या कलर्स आते हैं, जब सन राइज करता है तो रेड, ऑरेंज, फिर येलो. तो जो ये रेड, ऑरेंज, येलो वाला ग्रुप होता है उसको बोलते हैं वार्म कलर. उसके बाद आता है कूल कलर्स. वार्म के जस्ट अपोजिट कूल हम किसको मानते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स, वाटर हो गया, इन सबको हम कूल का सिंबल मानते हैं. तो जो ग्रीन और ब्लू का जो वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं कूल कलर्स. देन आता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. स्प्लिट में सेम वही, देखो ये जस्ट ब्लू,
ब्लू के अपोजिट के जो एनालॉग कलर्स हैं उनको यूज़ करना है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। स्प्लिट मीन्स टूटा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अपोजिट, अपोजिट के आसपास वाले कलर्स उनको बोलते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो उसके बाद आता है एनालॉग। एनालॉग मीन्स कोई एक कलर ये है, इसके पास वाले दोनों कलर, ये सीरीज़ हो गई एनालॉग कलर। ऐसे जैसे ब्लू है, ब्लू के आसपास वाले सारे कलर्स जो हैं वो एनालॉग स्कीम में आएंगे, एनालॉग कलर स्कीम। देन नेक्स्ट आता है ट्रायड। ट्रायड मतलब ट्राई मीन्स 3 कलर, तो जो इक्वल डिस्टेंस पे जो 3 कलर होंगे उसको बोलते हैं ट्रायड कलर स्कीम। देन आता है मोनोक्रोमैटिक। क्रोम मीन्स कलर, मोनो मीन्स सिंगल, कोई एक सिंगल कलर स्कीम। तो सिंगल कलर स्कीम है तो मीन्स एक सिंगल कलर के टिंट्स एंड शेड्स होंगे। तो जैसे ये सिंगल कलर था ब्लू, तो ब्लू के टिंट एंड शेड इसको बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। देन नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री में देखो जस्ट अपोजिट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब अगर इसको बोलें कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स ये इसके एनालॉग वाले कलर हो जाएंगे, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट। टेट्रा, टेट्रा मीन्स होता है 4, तो 4 कलर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्रा कलर, टेट्राइडिक कलर स्कीम। देन आता है ह्यू, टिंट, टोन एंड शेड्स। ह्यू मीन्स सिंगल एक कलर का पूरा ग्रुप, टिंट्स एंड शेड एंड टोन मीन्स लाइट एंड डार्क कलर। तो ऐसे लाइक ये एक पूरा ह्यू हो ये वाला, तो इसी के लाइट एंड शेड कलर यूज़ करना, उस ये हो गया कलर स्कीम, ह्यूज, टिंट, टोन एंड शेड्स। कभी कभी पूछते हैं एग्ज़ाम में कि कोई कलर दे दिया, उसके बाद जैसे लाइक ब्लू दिया, तो फिर ब्लू का एग्जांपल दे दिया लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, तो इसमें पूछेंगे इसमें से कौन सा ब्लू का शेड है। शेड मीन्स डार्क कलर, टिंट मीन्स लाइट कलर। जब वाइट ऐड करेंगे तो टिंट्स बनेंगे, किसी कलर में जब ब्लैक ऐड करेंगे तो शेड्स बनेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ICWS स्टैंड। ICWS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म में है वो है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल वेलफेयर। तो और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ICWS किसके लिए काम करता है? सबसे पहले ये जो सोशल जस्टिस, वर्क फॉर सोशल जस्टिस, लाइक समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है या सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए बोलना। देन ह्यूमन राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब जो भी मौलिक अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए फ़ाइट करना, उनके लिए बोलना, और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बोलना। वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए बातें करना, उनके वेलफेयर के लिए कुछ प्रोग्राम्स या कुछ काम करना। देन डोमेस्टिक वायलेंस, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना। ये सब ICWS के काम हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर। द नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल रीज़न फॉर यूजिंग क्लॉथ इज़, जब लोग जैसे नॉर्मली शादी फंक्शन के जाते हैं तो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, तो उसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? सबसे ऑप्शंस इसका जो है, ऑल ऑप्शंस आर राइट। सेटिस्फैक्शन मीन्स लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है। अपीयर ब्यूटीफुल, अच्छा दिखने के लिए। एंड अट्रैक्ट टूवर्ड्स मीन्स कोई सामने से आके उनको कॉम्प्लीमेंट दे कि और लुकिंग गुड एंड आपका ड्रेस अच्छा है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल रीज़न हैं, तो ऑल द ऑप्शंस आर राइट। ट्रिचिनोसिस इन मैन इज कॉज्ड बाई, ये जो ट्रिचिनोसिस है एक बैक्टीरिया या फिर इंसेक्ट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ये किस में पाया जाता है? तो पिग्स का जो मीट होता है उसमें ट्रेचिनोसिस नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अगर पिग का जो मीट है अच्छे से कुक नहीं होता है या फिर उस कुकिंग में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, तो अगर उसके बाद उस मीट को कोई कंज्यूम करता है तो उसमें ट्रेचिनोसिस हो जाता है। ये ओनली पिग्स में ही पाया जाता है। एंड थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड ये है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पे आप पहली बार हैं तो फिर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।